नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश के हालात आप सब देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देश भर में सरतन से जुदा गैंग मानिए सुपर एक्टिव है। नुपुर शर्मा केस तो अब महज एक बहाना लगता है। गर्दन काटने की धमकी देने वालों का असल मकसद दरअसल दहशत फैलाना मालूम पड़ रहा है। देश के हर राज्य से ऐसी ही साजिशों की, ऐसी ही धमकियों की खबरें सामने आ रही हैं। सर काटने की धमकी के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। मुंबई में एक 16 साल की बच्ची को धमकी दी गई। सोचिए, 16 साल की बच्ची को फेसबुक पोस्ट डिलीट न करने पर उसकी गर्दन काटने की धमकी दी गई है। धमकी का एक नया वीडियो यूपी के बरेली से भी आया है। बरेली में एक युवक ने बीच बाजार में सबके सामने नुपुर शर्मा की गर्दन काट देने की धमकी दी और अब तक देश के 8 शहरों से ऐसी ही धमकियां देने, मारपीट करने के मामले सामने आ चुके हैं। कहीं व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई, कहीं फोन पर धमकी दी गई, तो कहीं वीडियो शेयर करके धमकाया जा रहा है। स्पीड पोस्ट के जरिए तक धमकी देने का मामला सामने आया है और इन सब धमकियों के बाद देश के लोगों में चिंता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वीडियो वायरल करके हिंदुओं को डराने की साजिश हो रही है? ऐसा लग रहा है सरतन से जुदा गैंग के पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है। इसके भी तार जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मुंबई की एक लड़की का फेसबुक पोस्ट दिखाते हैं। इस पोस्ट की वजह से उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कन्हैया लाल जी की हत्या का वीडियो पूरे देश के हिंदुओं के लिए एक सीधी चुनौती है, पर हमें घबराना नहीं है। हमें बस हमारी बारी का इंतजार करना है और खूब पैसा कमाना है। किसी का भाई, बेटा, पति अचानक छीन लिया गया केवल एक व्हाट्सएप स्टेटस पर। किस पर भरोसा करे? कन्हैया लाल की मौत क्या हमें जगा पाएगी? सोचो हिंदुओं, जाग जाओ, अभी भी वक्त है, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये किसी हिंदू टेलर की हत्या नहीं है, बल्कि हिंदुओं की हत्याओं का ट्रेलर है। फिर एक बार कहती हूँ, जाग जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अब इस लड़की की वीडियो में ऐसा क्या था कि उसे धमकी दी गई? उसने खुद ही बोला अपने वीडियो में कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर लोगों का कत्ल किया जा रहा है। उसने सिर्फ अपील यह की कि सावधान हो जाओ। बरेली का मामला आपको बताते हैं। ऐसा एक वायरल वीडियो, इसमें खुलेआम सबके सामने एक शख्स नुपुर शर्मा का गला काट लेने की धमकी देता है। नुपुर शर्मा की हम गर्दन काट ले, तुम्हारे सामने खड़ी कर दो। अरे हम तुमसे क्या कह रहे हैं? हम नहीं पहुंच पा रहे, तुम सामने खड़ी कर दो। हम अपने बाप की पेशाब से पैदा नहीं, उसकी गर्दन हम काटेंगे सबसे पहले नुपुर शर्मा की। खड़ी करो। तुम हो नुपुर शर्मा, तुम्हारी काटे? बताओ बताओ। तुम कहते हो कि हम है नुपुर शर्मा, तुम हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हो। तुम्हारी गर्दन अभी काट लेंगे ईमान से, बाखुदा अभी काट लेंगे। अपने बाप की पेशाब से पैदा नहीं, तुम हमारे, तुम सुनो मेरी बात, तुम हमें गाली दो। सुनो, हम तुम्हें गाली देंगे, हम तुम्हारे सामने आएंगे, छुप के ना बैठेंगे। सीधी स्पष्ट बात कर रहे हैं। हमने तुम्हें किसी भगवान के लिए बुरा कहा? सरकार की शान में गुस्ताखी कर दी, गर्दन कट जाएगी यार। यूपी के मुरादाबाद में भी जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर धमकी दी गई और धमकी देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धमकी देने वालों के नाम भी सामने आ चुके हैं। ये शाहनवाज आलम है, दानिश है और फैजान है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये मुरादाबाद की घटना है जो इस वक्त, जिसके बारे में इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। यहाँ गिरफ्तारी भी हो गई है। कोई थ्रेट दी गई है नुपुर शर्मा के समर्थन में कमेंट करने का, क्या है सर? पूरा मामला एक्चुअली ये है कि भाईपुर एक गांव है ठाकुरद्वारा में, वहाँ पे एक प्रार्थी जो है इस मुकदमे का, उन्होंने स्टेटस डाला था नुपुर शर्मा के समर्थन में कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। तो उस पर प्रतिक्रिया की है एक शहबाज आलम नाम का व्यक्ति है, उसके मोबाइल के द्वारा। और फिर एक कॉल जब प्रार्थी ने उसको किया कि आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो वहाँ से भी क्रिया प्रतिक्रिया दोनों के बीच हॉट टॉक्स हुई हैं। इसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध कराई गई थी। तो इसकी जांच जब करी तो 3 व्यक्ति जो नामित हैं, इनको हमने इनको गिरफ्तार किया है और मुकदमा दर्ज किया है और अब वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।
मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास ये सारे मामले हम लेकर जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रतन शारदा जी, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रतन जी, आपका बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, भाजपा के समर्थक हैं। डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे। डीजीपी साहब, आपका स्वागत है। सैयद जवाद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। जवाद जी, आपका स्वागत है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी साहब, आपका ही बहुत स्वागत है। अब जो लोग, शिवम त्यागी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे थे कि ये सारे नारे सरतन से जुदा, ये सब पाकिस्तान के सिखाए हुए नारे हैं, ये पाकिस्तान में चलते हैं, हमारे यहाँ नहीं चलते, या जो हत्याएं की गई हैं, खासकर उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई, आतंकवादी वारदात है, पाकिस्तान से इनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया था जिन्होंने हत्या की है। बरेली में किसने किया, मुरादाबाद में किसने किया, मुंबई में 16 साल की लड़की को जान से मारने की धमकी देना, उस वीडियो पर जो अभी हमने सुनाया जिसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है, उसको जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है? सौरभ जी, आप ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है। इस देश में जितने भी 52-54 मुल्क हैं जहां पर खास तौर पर मुस्लिम्स हैं ज्यादातर संख्या में, वहां पर सब यही एकदम मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल एक जैसा चलता है। आप अगर इसको कहते हैं कि नहीं, ये हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, तो या तो आप देखना नहीं चाहते या आप झूठ बोल रहे हैं। अरे, जब हिंदुस्तान की सड़कों पर जब इजराइल फलस्तीन को मारता है तो 1 लाख लोग हिंदुस्तान में आकर प्रोटेस्ट करते हैं। जब म्यांमार से निकाल दिया जाता है रोहिंग्यास को, तो अमर जवान ज्योति पर एक 9 साल का बच्चा उसको लात मारता है। ये वहां तक के मुस्लिम्स की बात करते हैं। तो अगर आपको कहते हैं कि ये हिंदुस्तान में नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये भी है कि इसमें ये तो सिचुएशंस लगातार बनेंगी, लेकिन देश में पॉलिटिकल पार्टीज और खासतौर पर सरकारें इस पर क्या करेंगी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, किसी ने धमकी दी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, संबंधित चार्जेस में उनको जेल डाल दिया गया। कहीं पर कोई किसी तरह का वीडियो वायरल हुआ हो, ये कहा गया हो कि भाई आप जो है शराब पीने का बहाना कर लेना कि आपने शराब पीकर ऐसा बोला है, जो भी नुपुर के बारे में बोला है, पुलिस बता रही है ऐसा, तो क्या पुलिस का डीएसपी, उनकी इतनी हिम्मत है कि बिना सरकारी समर्थन के वो इस तरह की बातें बोल दें? फिर उसके बाद वो हंस रहा है, विक्ट्री साइन दिखा रहा है। अंग्रेज भाई रुकिए जरा, पुलिस ने कहीं पर भी ये नहीं कहा। आप अपनी अपनी बारी में बोलो। हाजी साहब, मतलब ये तो वही वाली बात, मतलब मैं इनकी बात को करेक्ट कर रहा था। ये जो झूठ बोल रहे थे, मैं उसकी बात को कंडेम कर रहा था। हाजी साहब, वो आप अपनी समय में कर लीजिएगा, अच्छे से बात करेंगे, सबकी बात सुनाई देगी। उसमें तो बस मुझे यही याद आता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब पुलिस ही समझा रही है कि भाई अगर आपने ऐसा बोला है, आप कह देना आपने शराब पी है, कल कोई दूसरा आएगा बोल देना उसने गांजा पिया है, कल कोई तीसरा आएगा उसको बोल देंगे ड्रग्स पिया है, सबको बचाकर बाहर निकाल देंगे। एक मौलाना नदीम जिसने कहा था मैं हाथ काट दूंगा नुपुर की, मैं उंगलियां काट दूंगा, मैं पैर काट दूंगा, मैं आंख निकाल लूंगा, उस पे ऐसे चार्जेस लगाए, 24 घंटे में बाहर हो गया वो। तो एक चीज बताइए, मान लिया सारी दुनिया के लोग आपके अगेंस्ट है, मान लिया आपकी जो पड़ोसी कंट्री है, मुस्लिम दुश्मन कंट्री है, वो आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, मान लिया वो लेकर आया था ट्रेनिंग पाकिस्तान से, लेकिन हिंदुस्तान में जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, एक तरफ देखिए कोले को जिस तरीके से मारा गया, उस पर 20 दिन तक महाविकास अघाड़ी की सरकार बैठी रही और बताती रही कि ये तो चोरी का मामला था। यहां पर 11 तारीख को एक व्यक्ति जिसको बेचारे को, जिसने सिर्फ पोस्ट किया, जिसके बेटे ने पहले उसको उठाया, जेल में बंद किया, 3 दिन उसको जेल में रखा, 3 दिन बाद जब वो निकला तो जबरदस्ती उसका फैसला करा दिया, 4 दिन बाद जब उसकी गर्दन कट गई, तो आज मुझे पता चला है कि 5 लोगों को सिक्योरिटी दे दी गई। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैंने यहीं पढ़ा है। आपने अगर कन्हैया को एक पुलिस वाला भी उस समय पर दे दिया होता तो ये आज पूरा देश नहीं जल रहा होता। 2013 में जब वो ट्रेनिंग लेकर आया था, जब नुपुर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, 26/11 की नंबर प्लेट लेने के लिए उसने 3000 रुपए दिए। कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेगा, सौरभ जी आप हो, मैं हूं, या फिर अंग्रेज भाई भी हूं, हम क्यों लेंगे 26/11 की नंबर प्लेट? तो अगर थोड़ा सा भी इस पर काम कर लिया गया होता सरकारों द्वारा तो ये सब नहीं बनता। लेकिन ये मानसिकता जो है वो तो है ही है, लेकिन इसको समर्थन करने में कांग्रेस की सरकार और विपक्षी सरकारें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब बोलिए आप हाजी साहब, किस बात पे आपत्ति थी? मैं भाई शिवम भाई ने अभी बताया कि वहां की पुलिस ने कहा, ये ऐसा कोई बयान पुलिस ने नहीं दिया और ना ही पुलिस ने कहीं कहा है किसी मीडिया में कि हमने कहा कि भाई आप ये बोल दीजिए कि मैं नशे में था। वो तो ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी ही नशे में था। हाजी साहब मैं बता रहा हूं सर। नहीं, अब मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं क्योंकि कल से मैंने इस पे प्रोग्राम किए हैं, आपने वो वीडियो देखा नहीं, हम दिखा देंगे आपको, अभी दिखा दीजिएगा हाजी साहब। मैंने देखा सर, वो अमित मालवीय जी ने उसका ट्वीट किया, जो सबसे बड़े मतलब अफवाह फैलाने के नाम पे जो अगर किसी का नाम आता है तो वो अमित मालवीय जी हैं। उन्होंने वो वीडियो सबने दिखा दीजिए, वो वीडियो चलाई बाकायदा। टीवी टीम
वो वीडियो दिखा दीजिए, राजस्थान पुलिस वाला वीडियो दिखा दीजिएगा। मैंने देख लिया वो वीडियो, मैं चलिए ये था साफ उसमें साफ डिबेट में, अरे उसमें कहीं पर भी नहीं है ये बात। अरे आप जो देखना नहीं चाहते, आपने नहीं देखा, उसमें साफ पुलिस बोल रही है। बोल देना आपने शराब पी रखी थी, वो बोलता है मैं शराब ही नहीं पीता। वो शराब ही पीता है और उसके खिलाफ पहले भी हिची शिटर है वो। अरे सर, आप उस आदमी का बचाव क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं उस आदमी का बचाव? भाई, अब डॉक्टर और आप आगे पुलिस का बचाव क्यों कर रहे हैं? ये तो बताइए, कब ब्लड टेस्ट कराए कि वो शराब नहीं पीता? आप देखिए उसकी हालत, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मतलब हालत देखिए वो, अच्छा। उसको आपको लगता है कि वो बिल्कुल मानसिंह पुलिस का पुलिस का ये कहने का क्या मतलब है कि तुम, ये वीडियो आ गया, पुलिस का क्या कहने का उसको मतलब है कि तुम बोल देना शराब पी रखी थी बच जाओगे? पुलिस का क्या मतलब है उसको ये समझाने का? पुलिस का काम है कार्रवाई करने का, या आरोपी को ये सिखाने का कि तुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना? कि अगर कार्रवाई के नाम पर अगर वो कुछ ना करते तो उसका 2 दिन का रिमांड न लिया गया। अरे मैं कह रहा हूं, अगर शराब भी पी रखी है तो क्या गर्दन काटने का वीडियो बना के वायरल करेगा? अब शराब पी रखी है तो गर्दन काटने के लिए इनाम देने का वीडियो वायरल करेगा? तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई पुलिस उसको सिखा रही है और आप पुलिस का बचाव कर रहे हैं। जो भी देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं सौरभ जी, और आप उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी चिंता यह है कि आप जैसा सज्जन व्यक्ति क्यों बचाव कर रहा है उनका? मैं उसका बचाव नहीं कर रहा, मैं जो बात सच थी वो बता रहा था आपको। सच? अरे आपको कैसे पता उसने शराब पी रखी है? कैसे पता सर? ये अरे जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने सबने बताया कि आपके ही सूत्र शराब हैं, के नशे में आपके ही वो सूत्र हैं। अपराधी है पहले से ही ऑलरेडी। अरे वो अपराधी पहले से ही अरे है। जो अपराधी है तो उसको पुलिस क्यों बचाने के लिए सलाह दे रही है? तो देखिए ये पुलिस का फेलियर है ना। आप क्यों बचा रहे हैं पुलिस को? आप क्यों बचा रहे हैं पुलिस को? आपने कहा ऐसा कुछ नहीं कहा पुलिस ने। जब मैंने वीडियो दिखा दिया तो आप कह रहे हैं कि हम बचा नहीं रहे हैं, पुलिस की ये पुलिस की नाकामी है। आवाज नहीं आ रही। साहब गलत को गलत बोलिए। हाजी साहब, दुनिया बहुत गौर से देख रही है सबको, गलत को गलत बोलिए। मैं आपसे फिर ये विनती कर रहा हूं, मत बचाइए ऐसे लोगों को। ये समाज में जहर ऐसा फैला देंगे, आपके और हमसे सिमटे नहीं सिमटेगा। मैं डीजीपी साहब को लाना चाहता हूं इस पर। डीजीपी साहब, ये जो पुलिस कर रही थी वहां पर, साफ दिखा एक आरोपी को बचाने की कोशिश। अरे उसने शराब पी रखी थी, नहीं पी रखी थी, पुलिस का क्या मतलब है इससे कि उसको समझाए? यह बिल्कुल गलत है। आरोपी की मदद करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है आरोपी को गुण दोष और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करना। और अगर शराब पिए तो इसका फैसला डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट करेगी, ना आप करेंगे, ना हाजी जी करेंगे, ना मैं करूंगा, ना पुलिस करेगी। मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए और मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। और सौरभ जी, जिस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, जो दिमागी तौर पे जो विक्षिप्त और दिमागी तौर पे बीमार लोग हैं, किसी भी संप्रदाय के हो, उनको चाहिए पुलिस के सामने ले जाकर उनका दिमागी इलाज करा। बरेली में तो खास तौर पे इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, आगरे में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर जगह इसकी व्यवस्था है। और जब वो इलाज पूरा हो जाए तो फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करे। लोक व्यवस्था भंग हो रही है। राष्ट्रसुखा के अंतर्गत उपधारा 1 लोक व्यवस्था भंग हो। जितने लोग ऐसे हैं, पहला प्रसाद ये, क्योंकि ये तमाशा, ये सर्कस ज्यादा दिन चलना नहीं चाहिए। ये सर्कस बहुत ज्यादा चल चुका है। जितने लोग हों उनको करे राष्ट्रसुखा में बंद। और ये गला काटने का जब मजाक बन रहा है ना, अब जरा अपना आपस में धींगा मुष्टि करे। जेल में जब वहां पर श्रमदान करना पड़ेगा, यहां पे 18 घंटे रोज सारी हवा निकल जाएगी इसकी। ये इस तरीके के बेबुनियाद अनर्गल आरोप और इस तरीके के फिजा खराब करने की जो बात है, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और मेरा पुरजोर तरीके से गवर्नमेंट से और पुलिस से यह आह्वान होगा, पूरे भारत में जो फिजा खराब कर रहा है, किसी भी जात संप्रदाय मजहब का हो, हमें कोई हक नहीं कि किसी के पैगंबर, किसी के भगवान की आलोचना करें। हमें कोई हक नहीं किसी की गला काटने का आवाहन करें। हमें कोई हक नहीं। ये देश कानून से चलता है, शरीयत से नहीं चलता है। और जिनको शरीयत से इतना प्रेम है, 8 मुल्क है शरीयत वाले, वहीं जाकर के शरीयत का पालन करवाएं। लेकिन पुलिस को चाहिए, जो लोग इस तरीके के एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हैं, राष्ट्रसुखा पहला प्रसाद और उसके बाद भी न संभले यूएपीए, और उसके बाद भी न संभले, उसके बाद का मैं अगले आपको बताऊंगा अगले सेगमेंट में। सर, लेकिन मैं आपसे बीमारी की इंतहा पूछना चाह रहा हूं, ये कितनी गंभीर बीमारी है? क्योंकि आपने यूपी जैसे राज्य में डीजीपी की भूमिका निभाई है। मुरादाबाद, बरेली में चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे खड़ा होकर जो आदमी कहता है, हमारे सामने लाके खड़ा कर दो नुपुर शर्मा को, मैं गर्दन काट दूंगा। मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूं, अगर मैंने गर्दन नहीं काट दी, तुम कह दो तुम नुपुर शर्मा हो, मैं अभी तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अब कितने वीडियो आ रहे हैं वो तो पता चल रहे हैं, लेकिन ये बीमारी फैली कितनी हुई है ये समझ में नहीं आ रहा। आप सब लोग युवा हैं। मैंने बहुत उग्रवाद के चरमपंथियों को देखा है, जिन्होंने ये कहा है कि अगली फोटो ये भारत के प्रधानमंत्री की होगी जब हम उनकी हत्या कर लेंगे। वो भी दुर्दिन मैंने देखा था। और इन सब का इलाज पुलिस के पास है। हमारा कानून 150 साल से, और ये जो मियादी बुखार आते हैं, ये महीने भर चलते हैं, 1.5 महीने बाद सब शांत हो जाते हैं कि ये कहां का पागलपन हमने झेल लिया। एक दफा पुलिस अपने पे आ जाए सौरभ जी, पुलिस के इलाज के अलावा कोई खड़ा नहीं हो सकता है। ये जिन्होंने कहा था नुपुर शर्मा को ले आओ ना, इनको दरअसल इनसे मुझे बड़ी हमदर्दी है। इनके मुस्तकबिल के बारे में मैं बड़ा फिक्रमंद हूं।
अभी इनका अगर दिमागी इलाज करना है कि आखिर ये शिक्षा इनको दी किसने, दिमागी इलाज के बाद पुलिस की प्रक्रिया, क्योंकि इन्होंने जो जुर्म किया है 7 साल, तो मैं यही बता दूं क्या किस चीज में जा सकते हैं। 7 साल जेल में जाने के बाद एक आध काम ये और ऐसे करेंगे, 15 साल हो जाएगा। ये अपने अपने परिवार के पैर पे ऐसे नाख्वादा लोग, ऐसे जाहिल लोग, ऐसे गैर जिम्मेदार लोग अपने परिवार के, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं कर रहे हैं किसी का, और अपने परिवार। अरे किसी पागल ने, कुत्ते ने हमें काट लिया है, तुम कुत्ते को काटेंगे जाकर के? सोच लीजिए। आपके किसी ने कहा है यह देश कानून से चलता, संविधान से। हम जानते हैं, मैं खुद कह रहा हूं कि हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपको भले ही जय श्री राम कहने में दिक्कत होगी, मुझे कलमा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इबादत में और कुरान पाक वहीं रहता, खुदा शाहिद है, जहां रामायण और गीता रहते हैं हमारे यहां। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि अगर कोई कुत्ता मुझे काटेगा, मैं कुत्ते को नहीं काटूंगा। सौरभ जी। जी बिल्कुल। अभी लेकिन आपने एक बात कही थी, ये क्या शिक्षा दी जा रही है? रतन शारजा जी, इस पर आप अगर आप बताना चाहें कि ये शिक्षा आ कहां से रही है? देखिए, पहले तो शराब और शराबी होने की बात का मैं जवाब दूं जी। जिसमें आप बैठे हैं, जब कोई शराब पी के काट ठोकता है, किसी की जान लेता है, तो इसके लिए नहीं छोड़ा जाता जिसने शराब पी थी। शराब पीने का बहाना नहीं है, शराब पीने से आपका गुनाह बढ़ जाता है। दूसरी बात, ये बार बार जो वीडियो फेक है कहने वाले लोग हैं, मुझे ये बताएं कि ये पकड़े जाने से पहले उसी दिन मैंने उसको ट्वीट किया है, वहां के डीएसपी ने कहा कि व्यक्ति शराब के नशे में था, हम उसको ढूंढ रहे हैं। यानी डीएसपी ने तो पहले एक्सक्यूज दे दिया। अगर डीएसपी एक्सक्यूज देता, कानून की कार्रवाई कहां से होगी? तीसरी बात, ये जो लगातार हिंदुओं को उकसाने की बात हो रही है, ये नहीं समझ रहे कि हिंदू जब अगर उकसाए गए तो हाल वो होगा जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं कहना नहीं चाहता, मैंने इतने वर्षों से कभी नहीं कहा, लेकिन गुजरात में 59 हिंदुओं को जलाने के बाद ट्रेन के अंदर जो हुआ, वैसा दोबारा ये हरकत ना हो, दोबारा से विभत्स हम दंगे ना देखें, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तीसरी बात, यहाँ पर जो बैठे हैं, जो लगातार कह रहे हैं, जो भड़काते हैं लोग, इनके मौलाना भड़काने वाले भूल जाते हैं कि हिंदुओं ने 1000 साल तक अपनी ऊपर अत्याचार होने का, करोड़ों मरने के बाद भी अपने देश को जिंदा रखा, अपने धर्म को जिंदा रखा, अपने धर्म को और अपने समाज को जिंदा रखना जानते हैं। कृपया उनका इम्तिहान ना लें। और आखिरी बात, हम बाहर पाकिस्तान पे क्यों उंगली उठाते हैं? हमारे यहाँ ये सारे वहाबी पने को उठाने वाला है कौन? बरेली में बरेलवी संप्रदाय, देवबंदी संप्रदाय, वहां है फैक्ट्रियां ये इस प्रकार के विचारों को उगलवाने वाली, इस प्रकार का रेडिकलिज्म लाने वाली। उनको पहले बिठाकर उनको पूछना पड़ेगा कि आप केवल इस्लाम के बारे में सिखाएंगे, क्या वहाबी रेडिकल एक्सट्रीम इस्लाम सिखाएंगे, जिससे इस तरह के दिमाग खराब होते हैं लोगों को, जिनका इलाज करने के लिए चीन का आप चाहते हैं कि चीन का मॉडल यहाँ हो? हम नहीं चाहते। और चीन के मॉडल में सारे बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं, जो बड़े बड़े मौलवी और बड़े बड़े नेता, सेक्युलर नेता, जिन्होंने इस तरह के अपराधियों को 70 साल तक प्रोटेक्ट किया, अलग अलग नाम पे, अलग अलग कारण से। कभी वो टेररिस्टों को बचाने के लिए कोर्ट में आधी रात को पहुंचे, कभी वो दंगाइयों को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए। ऐसे जो जमाते इस्लामी जैसे लोग जो हर गुनाहगार को, टेररिस्ट को पैसे देके बड़े बड़े वकील खड़े करते हैं, वो जवाबदार नहीं है क्या? ठीक। तो यह कानून के साथ में छेड़खानी हो रही है, जो समाज के साथ छेड़खानी हो रही है, इसके मूल को पहचाने। यहाँ के उसने शराब पी थी कि नहीं पी थी वो अलग है। आपने 3 बातें कही। आपने कहा आरोपी का किसी भी सूरत में बचाव नहीं होना चाहिए। फिर आपने दूसरा कहा ये हिंदुओं को उकसावे की कार्रवाई है। देश में अगर कहीं हालात खराब हो गए तो फिर उससे सबको डरना भी चाहिए और समझना चाहिए तब क्या हालात हो जाएंगे। और तीसरा आप ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं ऐसी शिक्षा देने वाली, ये बरेलवी मूल में लगी हुई हैं और ये देवबंदी मूल में लगी हुई हैं। जी, जवाब देना चाहते हैं आपको इस बात पर सैयद जव्वाद? देखिए क्या है, रतन शारदा साहब को शायद इस चीज का इल्म ना हो और वो समझना भी नहीं चाहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। अभी कल ही जमीयत-उल-उलमा-ए-हिंद ने एक सद्भावना सम्मेलन दिल्ली के अंदर कराया। उसमें सारे धर्मगुरु और सारे जितने बड़े बड़े स्कॉलर थे, सभी ने एक साथ में ये अपील करी कि हमको जो है इस वक्त धार्मिक कट्टरता के बिहाव पर, नफरत की जो राजनीति चली हुई, उससे सबको, सारे लोगों को लड़ने की जरूरत है। और वो कैसे होगा? अरे मैं स्वागत करता हूँ इस बात का, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन अरे कम से कम रुक जाइए। अरे रतन शारदा जी, मैं बोला, मैं बहुत बोलने दीजिए सौरभ भाई, मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करता। अगर मैं करूंगा तो फिर आपको लगेगा बोलने का। देखिए क्या है, हमारे देश के अंदर जो नफरती माहौल चल रहा है, उसके अंदर बढ़ावा जो है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया, और वो एक सेट एजेंडे के तहत दिया। इसमें भी कहने में कोई गुरेज नहीं, और सभी जानते हैं किसने दिया।
क्योंकि जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े हमारे जो राजनेता हैं जिनको हम भेजते हैं संसद के अंदर चुन चुन करके, तो वो किस तरीके की बयानबाजी पब्लिक डोमेन में आके करते हैं, किस तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान करते हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, वो हमने देखा है। और तमाम स्पीचेस, हेट स्पीचेस हमारे सामने मौजूद हो। रही बात नुपुर शर्मा जी की, तो नुपुर शर्मा को अभी तक अरेस्ट नहीं करा गया। उन्होंने भी एक बात कही और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के अंदर माननीय न्यायाधीश ने जो बातें कही उसको भी हम जो है बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं। लेकिन बरक्स इसकी दूसरी तरफ ये देख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, अब हो गया, अब ठीक आवाज हो नहीं गया। आ रही आपकी। और अगर देश को बचाना है, अगर देश को बचाना है, हेलो, हाँ हाँ, हेलो, अगर देश को बचाना है तो देश को सच्ची सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, जवाब साहब आपने बोला, मैं आपको टोकना नहीं चाहता था, लेकिन एक बार जरा आज के विषय पर भी तो बोल दीजिए। जो ये धमकियां दी गई 16 साल की बच्ची को मुंबई की जान से मारने की, जो ये बरेली में सड़क पर खड़ा होकर के कह रहा है कि हमारे सामने नुपुर शर्मा आ जाए, हम अभी गला काट देंगे, जो अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम कह रहा है कि मैं जमीन जायदाद दे दूंगा, गला काट के ले आओ उसका, इन पर भी तो एक शब्द बोल दीजिए। सौरभ भाई, आप फिर क्लियर बोल दे रहा हूं और बाकायदा लोग कान खोल करके सुन भी लें। अगर उन्होंने नशा करा है या नहीं करा है, जो अल्फाज बोले हैं, चाहे नशे की हालत में बोले हैं चाहे बगैर नशे की हालत में बोले हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। और आपको एक चीज और बता दूं, इसके लिए जो धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, चाहे दोनों साइड से, और ये देश को जिस हालात में ले जाएगी उसमें देश का नुकसान होगा, देश के नागरिकों का नुकसान होगा। चलिए अभी फिर इस पर बात करते हैं कि चलिए दोनों तरफ के लोग हैं, तो दोनों तरफ के लोग बताएं कि अपने अपने समाज में कट्टरता क्यों बढ़ रही है, या कोई ये मानता है कि कट्टरता नहीं बढ़ रही है। तो मैं 4-5 दिन से बड़ी स्टडी कर रहा था और इतनी स्टडी करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि देश को सेकुलरिज्म के रास्ते पे, सच्चे सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलने की जरूरत है। सच्चा सेकुलरिज्म जो है वो सर तन से काटना नहीं सिखाता है, और उसका कोई बचाव और बहाना भी नहीं हो सकता। एक अच्छी बात है। शिवम त्यागी जवाब देंगे, शिवम त्यागी जवाब देंगे। थैंक यू। किताबें बहुत गलत पढ़ी हैं आपने 4-5 दिन से, वैसे लग नहीं रहा, लेकिन चलिए मान लेता हूं आपकी बात को। इस देश के, आप सुनिए ना, अब आप बोलना नहीं चाहते थे बीच में तो बोलेंगे नहीं, प्लीज सुन लीजिए ना। ये जो सद्भावना की आशा का तमाशा है ना, यही इस देश का सबसे बड़ा हिपोक्रेसी है। इस देश में ये सद्भावना का आशा का तमाशा क्यों है, मैं बताता हूं आपको, आप सुनिए जरा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं बोलता क्या हूं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं उस बोलने पर करता क्या हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही मेरी धारा तय करता है। जमीयत उलेमाए हिंद के धरने और उनकी जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मैं खुद जाऊंगा उनमें उनके साथ बैठने। अगर वो जो 2008 में 38 आतंकवादी हैं अहमदाबाद ब्लास्ट केस में, जिन्होंने 59 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, अगर उन 38 आतंकवादियों का वो कोर्ट में केस लड़ना छोड़ दे, तो कमलेश तिवारी जिसके 5 लोगों ने जिसका गला काटा था, उन 5 लोगों का केस जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है। तो ये जो अमन की आशा का तमाशा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही है, और कल इस गला काटने वाले जो आतंकवादी गौस है, आप इसका केस लड़ोगे, तो ये आशा का तो तमाशा ही हुआ ना, ये तो फर्जी है। मैं रिस्पॉन्ड जरूर जी, रिस्पॉन्ड कीजिए, बिल्कुल मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं रिस्पॉन्ड ये करूंगा आपको कि अभी आपने देखा कि भोपाल से जो है एक सांसद हैं, आप जानते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से भोपाल चले गए, कौन से चार्जेस लगे हुए हैं? अब भोपाल चार्जेस हैं, वो बेल पर है, और कोर्ट जो तय करेगा वो माना जाएगा। भोपाल मत जाइए, भोपाल मत जाइए। अरे भाई, जमीयत उलेमाए हिंद की बात कर रहे थे आप, ये कहां भोपाल होते हुए कहां निकल रहे हैं? बात कर रहे हैं। नहीं, आप वापस आइए, भोपाल से नोएडा आइए आप, और ये बताइए कि ये जमीयत उलेमाए हिंद आतंकवादियों का केस। जवाब जी, एक सेकंड हाजी साहब, एक मिनट, मुझे ब्रेक भी लेना है। देखें तरीका ये होता है, एक सेकंड जवाब साहब, मुझे ब्रेक के लिए, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा। तरीका ये होता है, इन्होंने आपसे एक सवाल पूछा, आप इनकी बात का जवाब दीजिए, आप इनसे सवाल पूछेंगे, मेरा कर्तव्य है कि इनसे आपकी बात का जवाब दिलवाऊं। सर तन से जुदा करने वालों की धमकी देने वालों का सिलसिला रुक नहीं रहा। भरतपुर में, राजस्थान में ही 2 लोगों को और उनका सर कलम करने की धमकी मिली है। एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए और एक एम्बुलेंस वाले को एक चिट्ठी दे दी और कहा कि इन दो लोगों तक ये खत पहुंचा दो। शिकायत पुलिस तक पहुंची, उसके बाद इन दोनों लोगों को पुलिस ने सिक्योरिटी दी है। रिपोर्ट में उसने तहरीर किया कि मैं 104 एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ। कल दिनांक 6/7/2022 को मैं पहाड़ी आ रहा था, मैं अहमदपुर के पास में
पीछे से सफ़ेद अपाची बिना नंबरी पर 2 व्यक्ति आए, जिन्होंने मेरे को रुकवाया। रुकवाने के बाद में मेरी एम्बुलेंस में 2 पर्ची फेंकी और मेरे से कहा कि ये पर्ची तेरे गांव ले जा करके दे दे। मेरे को खंजर बताया और धमकी दी कि अगर आपने पुलिस में शिकायत की तो सर जान से ख़त्म कर देंगे। वो पर्चियों पर मैंने खोल करके देखा तो उसमें लिखा हुआ था सर तन से जुदा सतीश सेठ। दूसरी पर्ची पे भी यही बात लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था प्रमोद मास्टर रात। प्रकरण दर्ज कर लिया, मुकदमे का अनुसंधान जारी है। जिनको धमकी मिली है वो कैथवाड़ा थाना का क्षेत्र गांव राप के निवासी हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए कैथवाड़ा थानाधिकारी को गोपनीय पत्र लिख करके निर्देशित किया गया। देखिए, राजस्थान में भरतपुर में 2 लोगों को कैसे फिल्मी अंदाज में जो है धमकी भरी चिट्ठी पहुंचाई गई। एक एम्बुलेंस वाले को बोल करके कि इन तक ये चिट्ठी पहुंचा दो, कुछ नहीं, नाम लिखा है और सर तन से जुदा लिखा है। अगर डीजीपी साहब हमारे साथ हैं, मुझे सुन पा रहे हैं तो डीजीपी साहब, अभी आप कह रहे थे कि पुलिस अपने पे आ जाए तो 1 महीने में ये सारा बुखार उतर जाएगा, लेकिन अलग अलग राज्य, अलग अलग तरीके की सरकारें, अलग अलग पुलिस प्रणाली है। कैसे इस बुखार को उतारिएगा आप? राजस्थान में ये हो रहा है, देखिए सिलसिला नहीं रुक रहा है, यूपी में 2-3 शहरों में हो गया, मुंबई में हो रहा है। सौरभ जी, मैं आपको साधुवाद कहूंगा क्योंकि आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। पहले कमर कस लें, लेकिन पहले कमर कसने का निर्णय तो आप ही करेंगे, मैं तो करूंगा नहीं। यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट, विद्वान पैनलिस्ट करेंगे। ये वहां की लोकल सरकार को निर्णय करना है कि हमें कुछ करना है, या यहाँ कहो चोर चोर और चोर से कहो भाग जाओ। ध्यान से सुने, यहां चिल्लाओ चोर चोर और चोर से कहो भाग जाओ। भागने का रास्ता ये है। अगर ये है तो कुछ नहीं होने वाला, अभी और धमकियां आएंगी। और अगर निर्णय कर लिया, क्योंकि मैं कर चुका हूं, मैंने बता भी दिया है, और यही सवाल तब भी मैंने पूछा था। पहले ये बता दीजिए मुख्यमंत्री जी और तब के डीजी साहब, आप अगर गंभीर हो, प्रॉब्लम का समाधान मैं दे रहा हूं, कर दूंगा, लेकिन पहले आप बता दें आप गंभीर हैं या सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बैठकें हो रही हैं? नहीं, आप करके दिखाइए जी। विक्रम सर जी, एक मेरा सवाल है, एक सवाल है। आप डीजीपी रहे हुए हैं, ये बताइए कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए अभी तक या नहीं? कानून की बुनियाद पे इन्वेस्टिगेशन के बाद बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन आपके कहने पे, मेरे कहने पे नहीं। ये जब इन्वेस्टिगेटर कहेगा कि हमारा सबूत, तफ्तीश पूरी हो गई है, तो ये ढिलाई बरती जा रही है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई, जिसको ढिलाई बरती जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई, अभी तक नुपुर शर्मा को जेल के अंदर क्यों नहीं डाला गया, और फिर पुलिस जो है उनको पेश करती। आप ये नहीं समझ रहे कि ढिलाई है नुपुर शर्मा के लिए? जवाब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। बहुत सीनियर व्यक्ति से बात कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा सवाल। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ मैं ऑर्डर्स को ही प्रणाम करता हूं। जो उनके ऑब्जर्वेशंस मौखिक हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। ऑर्डर जो ऑपरेटिव पार्ट है उस पर अगर गौर करें, इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। इन्वेस्टिगेशन और तो कमलेश तिवारी, क्या ये मानेंगे कि पुलिस ने ढिलाई बरती है नुपुर शर्मा को पकड़ने में? बिल्कुल नहीं मानेंगे। कमलेश तिवारी की गिरफ्तारी भी हुई और तो फिर भी हत्या हो गई। आप देखिए, ये आप इमोशन से नहीं चलता, नहीं। मेरा सवाल सिंपल ये है, आप सर डीजीपी हैं, बड़ी पोस्ट पे रहे। मेरा जवाब, आपके कहने से, जिस दिन हम जनता आवाम के कहने से इन्वेस्टिगेशन होने लगा, जिस वक्त एफआईआर है सर, एफआईआर तो है ना उनके, और एफआईआर जहां उनके खिलाफ है, तो क्या उन्हें एफआईआर के अंदर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? जवाब भी सुनिए जवाब जी। सैयद साहब, मेरे ऊपर कत्ल की एफआईआर हो गई थी। अगर सिर्फ एफआईआर की बुनियाद पे अंदर कर लेते तब तक मैं आपके सामने होता थोड़ी, मैं भी जेल पे कहीं होता। एफआईआर का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में 90 दिन सीआरपीसी टाइम देती है, और अगर 90 दिन में तफ्तीश पूरी ना हो, आप टाइम ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं। हम से कहते हैं कि साहब हमने जुलूस कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, हमने 1000 आदमी की गर्दन काट दी, इससे तफ्तीश नहीं, बल्कि जितना और इस तरीके की बातें होंगी, इन्वेस्टिगेटर कहेगा फिर आप अपने अरमान पूरे कर लीजिए, हम जब इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे तभी गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन आपने अगर मुझसे जाती सवाल किया है नहीं, मैंने जनता के प्रोस्पेक्ट से पूछा, क्योंकि आप डीजीपी पोस्ट पर रह चुके हैं, तो आप जवाब ठीक है, जवाब सुने। ये जो धरना प्रदर्शन करके पुलिस के हाथ उमेट करके विवेचक की कोई कोशिश करे कि हम गिरफ्तारी कराने, वो नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप देखें, किसी ने कुछ कहा है, नुपुर शर्मा को तस्लीम रहमानी साहब ने प्रवोक किया, टाइम्स नाउ के मंच पे किया, फिर एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं होगी। जो उसमें शामिल थे
उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं न्यायोचित बात, जिन्होंने शुरू किया, जो मुलव्विस थे और जिसने प्लेटफॉर्म दिया, वो सब जिम्मेदार है उस चीज के। अच्छा, आप एक मिनट जवाब साहब, अब ऐसे ये कोई दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत नहीं है, और लोग भी हैं। मैं हाजी साहब के पास जाना चाहता हूं। आपने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा दिया, चले ठीक है, आपको लग सकता है कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, गलत है, बहुत से लोगों को लग रहा होगा, लेकिन क्या ये आज जो ये सिलसिला चला है, पहले दो लोगों की हत्या, उसके बाद से दर्जनों लोगों को जान से मारने की धमकियां, ये उसका जवाब तो नहीं हो सकता, या ये उसका बहाना तो नहीं हो सकता ना कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही इसीलिए ये हो रहा है? हाजी साहब, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज में हमें जो है अपने संविधान पे और कानून पर विश्वास रखना चाहिए, मगर जो है एक ही कार्रवाई जो होती है, देखिए आप सुनिए सौरभ जी, सेम एफआईआर है जुबेर पे जो ऑल्ट न्यूज के थे, और वही एफआईआर जो है हमारी नूपुर शर्मा के खिलाफ है, मगर कार्रवाई किसके खिलाफ हो जाती है? 2018 के पुराने जो एक ट्वीट के कारण उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और नूपुर शर्मा को जो है रेड कारपेट बिछाने का काम करते हैं पुलिस। क्यों दिल्ली पुलिस किस वजह से क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी कर रही? जब सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन आ गई कि इनके खिलाफ इतनी सारी एफआईआर हैं और इन्होंने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, अमन शांति खराब कर दी, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। चलिए अब मुझे बताइए, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के बाद क्या ये सिलसिले थम जाएंगे धमकियों के? देखिए मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, और हम तो आपके इस मन से कह रहे हैं कि कोई हिंसा की जगह इस भारत में नहीं है। हिंसा बिल्कुल भी किसी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकते हम, उसको तो हम कंडेम करते हैं। हिंसा का रास्ता कोई भी अच्छा नहीं है। आप कोर्ट में जाइए, जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हमारा हक बनता है, जो हमारे रहबर हैं, जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, वो कोर्ट में जाएं, कोर्ट से ऑर्डर कराएं उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो ये सब चीजें जब तक नहीं होंगी, सरतन से जुदा की बात तो हमें नहीं करनी होगी, क्योंकि हम यहाँ अल्पसंख्यक हैं और हमारे बहुसंख्यक भाई हैं। हम उनके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, यहाँ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। मगर कुछ लोग हैं इस तरफ भी और उस तरफ भी जो इस पूरे देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। हाजी साहब, इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का सवाल ही नहीं है। मान लीजिए आप बहुसंख्यक होते, तब क्या सर तन से जुदा करना जायज हो जाता? नहीं, सर से तन से जुदा तो ये नारा जो है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वहां का है, हमारे देश का नारा ये नहीं है। हमारे देश में तो संविधान के और कानून के तहत ये तो साबित हो गया। आपको कितने और उदाहरण चाहिए इस झूठ से बाहर निकलने के लिए कि ये पाकिस्तान का नारा है? हजारों लोगों ने भारत में नारे लगाए, अब तो चिट्ठियां लिख लिख के भेज रहे हैं। अभी आपको भरतपुर का उदाहरण दिखाया, और कितने उदाहरण चाहिए? तो पाकिस्तान का नारा है, छोड़ दीजिए, ये नारा तो है, और ये नारा धर्म के नाम पे लगाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे बचने की जरूरत नहीं है। एक बार रतन जी का रुख करना चाहते हैं। बताइए सर, ये सर तन से जुदा करने की शिक्षा, सीख, फिलॉसफी, ये नारे लगाने की प्रैक्टिस क्या केवल पाकिस्तान की है? मैंने आपको पहले ही कह दिया, इसकी उपज भारत में है, इसलिए उस पर और मैं चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ मैं स्पष्ट कहूंगा, नूपुर शर्मा केवल बहाना है चल रहे हैं लोगों का, वरना सारी दुनिया में अराजकता न होती, सारी दुनिया में लोग न मारे जा रहे होते, गर्दनें ना काटी जा रही होती, सारा मिडिल ईस्ट ना जल रहा होता एक दूसरे को गर्दन काटने के लिए। तो कृपया ये केवल ये नूपुर शर्मा के सिर पर ठीकरा मत फोड़िए। डीजीपी साहब ने साफ कहा, मैं उस बहस में था, जिस प्रकार से तस्लीम रहमानी और लोगों ने मजाक उड़ाया था, उससे पहले 2 हफ्ते जो मजाक उड़ाया था, उस समय कोई बोला क्या? उस समय अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती, आप जैसे भले मुसलमानों ने उसका बहुत विरोध किया होता, तो समस्या यहाँ तक ना आती। मूल जड़ क्या है कि आप इस प्रकार की किसी काफिर को या ना मानने वाले को, जो ये प्रॉफिट के विरुद्ध जो बोलते हैं, उसका सर तन से जुदा करने का आपको 72 हुर्रे मिलेंगी, आपको स्वर मिलेगा। ये जब तक ये मानते रहेंगे, तब तक इनको आप इस तरह सजा देकर नहीं सुधरेंगे। इनको जैसे डीजीपी साहब ने वही इलाज है। तीसरी बात, जो लगातार सच्चे सेकुलरिज्म की बात करें, सच्चा सेकुलरिज्म ये है कि सारे विशेषाधिकार आप छोड़ दें। क्या आप सारे विशेषाधिकार छोड़ने को, विशेष अधिकार छोड़ने को तैयार हैं? नहीं है। आप छोड़ना चाहेंगे तो सेकुलर नेता जो हैं, जो इनको बचा रहे हैं, वो नहीं छोड़ने देंगे। आपने अभी बहुत एक अच्छी बात कही, हर प्रदेश में अलग अलग सरकारें हैं, वो सरकारें अलग अलग काम क्यों कर रही हैं? क्या सरकारों ने संविधान बचाने का ठेका नहीं लिया, शपथ नहीं खाई? तो सरकार कांग्रेस की हो, भाजपा की, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हर व्यक्ति तुष्टीकरण करके ऐसे अतिवादी लोगों का समर्थन करता है और उनको खेलने का मौका देता है, इसके कारण सब हो रहा है। तो कृपया वास्तविक सेक्युलरवाद चाहिए, चाहिए, तो कृपया
मैं आपको ये छोड़े बता रहा हूँ, और दोनों सभी पस एक मंजर से अधिकार के साथ देखिएगा रहे। और दोनों ही आंखों से देखिएगा। जवाब साहब बोलिए, आप बोलेंगे, उनकी आवाज नहीं आती। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आप तैयार हैं? आप तैयार नहीं है। आपको शरिया चाहिए तो कृपया क्रिमिनल लॉ में भी शरिया लेकर आइए। तो चिल्लाइए मत। मैंने एक भी बात बिना संगत के नहीं की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए नहीं कही है। तो कृपया चिल्लाकर एक अच्छी आप बड़े हैं उम्र में, कम से कम आप तो यही गलती आप कर रहे हैं। पढ़ करके बात करिए। अच्छा रतन जी, एक मिनट में जरा वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने, आप बोलिए, जवाब जी नहीं, उनके 2-3 सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा सच्चा सेकुलरिज्म चाहिए तो आपको जितने भी प्रावधानों के तहत प्राथमिकताएं मिलती हैं उन सबको छोड़ने के लिए आप तैयार हैं? आप तैयार हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आ जाए? देखिए सौरभ साहब, देखिए क्या है, किसी के ऊपर इनका आरएसएस वालों का और भारतीय जनता पार्टी का है, ये आरोप लगा करके भाग जाते हैं, उसका सामना नहीं करते हैं। उसका एक उदाहरण आपको देता हूं, उसका एक उदाहरण देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। अरे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और आरएसएस का उदाहरण मेरे तौर पे ये है कि आप देखेंगे तमाम न्यूज चैनल के ऊपर, टीवी डिबेट्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से जो है प्रश्न सही है कि नहीं, शिवम भाई बैटिंग कर रहे हैं उनके पीठ पे। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है जवाब जी? जवाब जी क्या फर्क पड़ता है उससे? अब आप किससे जुड़े हुए हमें क्या पता? ये तो खुलकर आए हैं जो आए हैं। फर्क क्या पड़ता है? और क्या पड़ता, मैं बताओ। भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में है, सरकार उनकी है, तो लोगों का दायित्व जो होता है ना, जो सरकार में बैठे होते हैं उनसे सवाल करने का होता है। ये इतनी मूल बात है, ये समझने की जरूरत है। सिर्फ मेरा इतना कहना था, बाकी आप समझदार हैं। मैं दूसरी बात करता हूँ। नहीं, आपका दायित्व बनता है। नहीं, सरकार का प्रश्न उठाएंगे लेकिन दूसरा कोई प्रश्न न उठाए, नहीं है तो आप खामोश रहिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, रेडिकलाइजेशन की जब बात हो रही है, आप कट्टरता की जब बात करते हैं, शारदा जी मुझे ये बताइए, वो कौन लोग थे जब कठुआ के अंदर एक बच्ची का रेप होता तो उसके समर्थन में लोग निकल के आते हैं, यात्रा निकालते हैं? सुन लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों के जो रेपिस्ट आए हुए हैं, जिनको सजा हुई, उनके समर्थन में लोग निकल के आते हैं। स्वामी चिन्मयानंद के समर्थन में लोग निकल करके आते हैं। अरे जवाब साहब, जवाब एक मिनट जरा देखिए, मैं एक तस्वीरें दिखा रहा हूं जरा। ये तस्वीरें शाहपुर की हैं, राजस्थान के शाहपुर की तस्वीर है। यहां पर भी देखिए एक मार्च निकाला जा रहा है, मोर्चा निकाला जा रहा है। जो हालात बन रहे हैं, जो धमकियां दी गई हैं, जो गले काटे गए हैं, उसके खिलाफ सवाल ये है, अभी जवाब साहब इस पर नहीं बोलेंगे, कि ऐसे कितने जलसे जो है मुस्लिम समाज ने निकाले या मोर्चे निकाले कंडेम करने के लिए कि हम इसके साथ नहीं हैं, जो हो रहा है ये हमारे धर्म के नाम पर जो किया जा रहा है वो धर्म के खिलाफ किया जा रहा है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। एक भी ऐसा मोर्चा नहीं निकाला गया। एक बार सामने देखना सर। और ये तरह तरह से अब जब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शिवम जी, यहाँ पर जब जैसे राजस्थान में शिव जी के जो भी अभी बात कह रहे थे रतन जी, कि भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो तरह तरह की फप्तियां कसी गई, जो नुपुर कह रही हैं कि उकसावे में उनसे वो बोल निकल गए, वो इस बात से नाराज थे सलमान सरवर चिश्ती, वहाँ के जो सचिव हैं अंजुमन कमेटी के, कि वहां के दुकानदारों ने दुकान बंद करके उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन क्यों किया, और वो उनके इकोनॉमिक बॉयकॉट की कॉल दे रहे थे, बजाय इसके कि वो इस बात को कहते कि किसी भी धर्म के भगवान की आराध्य की आलोचना करना गलत है। सौरभ जी, ये बात बहुत क्लियर है कि सर तन से जुदा करने वालों के साथ पूरा का पूरा समाज है। कोई एक आधे को मैं नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर में लोग वही हैं जो इसको समर्थन करते हैं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से, कोई सामने से, कोई पीछे से, कोई टीवी पर आकर ये कह दे हम ये नहीं मानते, लेकिन वो मानते हैं। आप एक चीज बताइए मुझे, अंजुमन कमेटी का सेक्रेटरी है वो जिसने कॉल दी, और कल सरवर चिश्ती आप ही के चैनल पर आकर कहते हैं कि मैं कंडेम करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे कंडेम करके अभी तक तो आपको निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए था उसको, और उसको अभी तक जेल डालना चाहिए था। आप एक चीज बताइए मुझे, ख्वाजा गरीब नवाज और खास तौर पर अजमेर शरीफ तो सूफीज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। जब आप अपनी कमिटियों में ही ऐसे कट्टर लोगों को समर्थन करते रहेंगे तो कैसे चलेगा एकता का और भाईचारा का मिसाल। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैं सच बीच में मत करिए ना, ये शब्द को खत्म हो रहा है, बोला ठीक है। और दूसरी बात ये, आप जो ये बार बार सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, जिसने 17 बार मोहम्मद गौरी का हमला करने के बाद भी उसको हार के वापस छोड़ दिया था। तो ये मत कहिए
यहां इस देश में हिंदू जो है मेजॉरिटी में है, बावजूद इसके आज तक इस देश में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। और अभी खड़े खड़े मेरे बराबर में कह दिया अंग्रेज भाई ने कि हम यहां पर माइनॉरिटी में है ना, तो हम तो मिलजुल कर चलेंगे, मतलब मेजॉरिटी में होगे तो क्या हमें पीस पीस कर देंगे ऐसे ही। ये बौद्धिक समर्थन पूरे तरीके से तनसर से जुदा करने वालों के साथ है। अगर नहीं होता तो लाख लोग सड़क पर होते। मैं कहता हूं समय नहीं, उसने जो गलत किया वो ठीक है, लेकिन एक हिंदुस्तान की बेटी का गला काटने की कॉल देने वाला हर एक आदमी अपराधी है और गलत है। चलिए, नहीं समय नहीं है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन धन्यवाद आप सब लोगों का चर्चा मानने के लिए। रतन शारदा जी, शिवम त्यागी जी, डीजीपी साहब, सैयद जव्वाद जी और हाजी साहब, आपका बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।